एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर 24/7 9th एंड 10th में हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी बच्चों। और आज मैं आपको टर्म 2 के आखिरी चैप्टर की एक्टिविटीज़ का सॉल्यूशन बता रही हूँ। हाँ, बहुत सारे एक्टिविटीज़ है उसमें, पर उसमें ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं जिसका आंसर आपको पता नहीं है। इट जस्ट अ नॉर्मल एक्टिविटी, आपको बस ध्यान से सुनना है। और मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ कि एक्टिविटी आपको भले ही एग्जाम में डायरेक्टली नहीं आएगी, बताओ ये फलाना एक्टिविटी के बारे में एक्सप्लेन करो, ऐसे नहीं आएगी। पर वो राम श्याम मोहन गोहन ये नाम देखकर आपको कोई भी सिचुएशन में डाल सकता है, पैसेज बेस्ड या केस बेस्ड क्वेश्चन में। फिर वहाँ पर मंजीरा बजाते हुए बैठे रहोगे और फिर बोलोगे शिप्रा मैम को वो लेक्चर देख लेते तो बहुत अच्छा होता। तो इस असमंजस में या इस परेशानी में बाद में मत फंसो। तो 1 घंटे का लेक्चर अभी लगा लो। तुम लोगों ने हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस की एक्टिविटीज़ देख ली होगी, ये मैं ये उम्मीद कर रही हूँ। तो बिना किसी देरी के हम लोग अब शुरू करने वाले हैं आर एनवायरनमेंट की एनसीईआरटी एक्टिविटीज। 7, 8, 9 एक्टिविटीज़ हैं। चलो फटाफट से देख लेते हैं। कुछ ज़्यादा इसमें अकल नहीं लगानी है आपको, बस ध्यान से सुनना है। सुन लोगे तो समझ जाओगे, नहीं सुनोगे तो फिर तुम्हारा जिम्मेदारी कोई भी नहीं ले, भगवान ही ले सकता है, तो फिर मैं क्या लूँगी। चलो एक्टिविटी 15.1, यू माइट हैव सीन एन एक्वेरियम, लेट अस ट्राई टू डिज़ाइन वन। ठीक है, एक एक्वेरियम हमारे घर में है, उसको हमको जो है नहीं है, मान लो डिज़ाइन करना है। ठीक, अब आप बताओ कि हमको ये डिज़ाइन करने से पहले अगर हमको क्या क्या दिमाग में रखना चाहिए। ठीक है, फिश वुड बी, बिकॉज हमको क्या है, मछली चाहिए, पानी चाहिए, प्रॉपर एरिएशन सिस्टम चाहिए, उसमें बढ़िया ऐसा एनवायरनमेंट देना चाहिए ताकि मछली को लगे कि वो तालाब में है। ठीक है, द फिश बोल रही, देखो, द फिश वुड नीड अ फ्री स्पेस फॉर स्विमिंग, इट कुड बी अ लार्ज जार, वाटर, ऑक्सीजन एंड फूड। ठीक है, ये सब चीज़ें हमको चाहिए। वी कैन प्रोवाइड ऑक्सीजन थ्रू एन ऑक्सीजन पम्प, मैंने बोला प्रॉपर एरिएशन सिस्टम चाहिए, एंड फिश फूड विच इज़ अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक है, चलिए समझ में आई बात। If we add a few aquatic plant and animal, it can become self-sustaining system. Can you think how this happen? मतलब अगर हम और उसको बिल्कुल उसको जीवंत बनाना चाहते हैं, मतलब ऐसे लगे कि मछली को लगे कि वो तालाब में ही तैर रही, तो क्या करो, उसमें थोड़े से प्लांट लगा दो एक्वेटिक वाले। ठीक है, एन एक्वेरियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड इकोसिस्टम। प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली, क्या बोल रही हूँ मैं, कि एक एक्वेरियम जो है वो ह्यूमन मेड एक्वेटिक सिस्टम है। मैंने ये आपको क्यों बताया बेटा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपसे एग्जाम में ये सवाल पूछा जा सकता है कि आपको बताना है कि घर पे लगा हुआ एक्वेरियम जो है वो क्या है, तो आपको बताना है कि ह्यूमन मेड इकोसिस्टम है वो। ठीक है, तो हम लोगों ने, अच्छा हमने ये इकोसिस्टम कैसे है, क्योंकि आपने उसमें क्या क्या लगा रखा है, आपने उसमें ए बायोटिक एंड बायोटिक दोनों कंपोनेंट दे रखे हैं। आपने पानी दे रखा है विच इज़ अ ए बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या दे रखा है, उसमें एक्वाटिक प्लांट्स दे रखे हैं, मछलियाँ दे रखी हैं, उसमें पत्थर दे रखे हैं, प्रॉपर जो है तो ऑक्सीजन दे रहे हो, तो वो भी एक एबायोटिक कंपोनेंट है। तो आप एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट मिलाकर एक इकोसिस्टम बनाते हो कि नहीं बनाते हो, तो आपने उसको खुद डिज़ाइन किया, इसलिए ये एक मैन मेड डिज़ाइंड इकोसिस्टम है और ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान से सुनना। वी कैन लीव द एक्वेरियम as such after we set it up. Why does it have to be cleaned once in a while? देखो ये क्वेश्चन भी याद करो, हम बार बार प्रैक्टिस सेशन में ला रहे हैं कि हमें एक्वेरियम को बार बार साफ़ करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि तालाब को या समंदर को साफ़ करने के लिए वहाँ पर बहुत सारे जीव हैं जो डीकम्पोजर्स हैं, जो उन्हें क्लीन कर देते हैं। भाई हम बाहर से एक्वेरियम में डीकम्पोजर नहीं घुसाते हैं, समझ में आ रही बात। तो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डीकम्पोजर एक्वेरियम क्लीन नहीं हो सकता है, तो हमें बार बार स्वयं उसे साफ करने की जरूरत है। अदरवाइज ये डीकम्पोजर जो है ये मछलियों को ही बर्बाद कर देंगे या पानी को गंदा करने का काम करने लगेंगे, इनका नंबर बढ़ेगा। तो रेगुलर इंटरवल में इसकी सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम बाहर से डीकम्पोजर का एडिशन नहीं करते, जबकि जो नेचुरल इकोसिस्टम एक्वेटिक इकोसिस्टम होते हैं उसमें ऑलरेडी डीकम्पोजर प्रेजेंट होते हैं, जो किसी के मरने गलने सड़ने पर उन्हें डाइजेस्ट कर देते हैं। क्लियर है? ठीक है। डू वी हैव टू क्लीन पॉन्ड्स और लेक्स इन सेम मैनर? क्या आपको साफ करना होता है? नहीं, हम तो भैया गंदगी मैडम और कराते हैं, सफाई की तो बात ही छोड़ो। ठीक है, वाई और वाई नॉट? ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया है, पर अब आपका ये क्या बोल रहा है, एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है, आइए समझते हैं। चलिए देखते हैं। चलो अब अपन देखते हैं क्या
तो ये आपको देखना है कि हम जो है, आपको मैंने पहले आंसर बता दिया, तो आई डोंट थिंक सो कि एक्सप्लेनेशन में इतना प्रॉब्लम होगा, पर ठीक है एक बार और देख लो फटाफट से। देखो एनसीईआरटी एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा टाइम खोटी मत करना, धड़ाधड़ से बता दे रही हूँ, वीडियो देख के बस चले जाना, काम बन जाएगा ख़त्म। ज़्यादा इसमें दिमाग अकल लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एनसीईआरटी एक्टिविटीज़ से क्वेश्चन नहीं आए, क्वेश्चन तो आना है, दिस इज़ द फॉर श्योर। ठीक है, एक्टिविटी का देखो, मैंने वो पॉन्ड को हम क्यों क्लीन नहीं करते, ये ह्यूमन में मैन मेड जो एक्वेरियम क्यों क्लीन करते, बार बार मैंने आपसे सवाल पूछा है। ठीक है, प्रोसीजर तो हमें पहले क्या करना है, एक जो है एक्वेरियम डिज़ाइन करना है, कुछ नहीं करना, आप जानते हैं कैसे करते हैं। एक ग्लास टैंक लेते हैं, उसमें पानी डालते हैं, ठीक है, और एरिएशन सिस्टम लगा देते हैं, बढ़िया थोड़े से छोटी छोटी मछलियाँ डाल देते हैं, थोड़े से एक्वेटिक प्लांट्स लगा देते हैं। ठीक, ऑब्जर्वेशन, हमने ये देखा कि जो है तो हमें एक्वेटिक प्लांट बाज़ार में आसानी से मिल जाते हैं, वाटर टैंक भी मिल जाता है, एरिएटर मिल जाता है। ठीक है, इकोसिस्टम पर ये इकोसिस्टम सेल्फ सस्टेनिंग नहीं है। वी हैव टू टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, एक होता है सेल्फ सस्टेनिंग, एक होता है नॉन सेल्फ सस्टेनिंग। सेल्फ सस्टेनिंग क्या होता है कि जिसमें आपको ज़्यादा अकल नहीं लगानी है, नेचुरली ही वहाँ पर डिकम्पोजर प्रेजेंट होते हैं जो क्लीन करते रहते हैं। यहाँ पर आपको वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट, दैट इज़ वाई इट इज़ मैन मेड ना, क्योंकि आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। आप नहीं क्लीन करोगे तो उसमें पाई जाने वाली मछलियाँ मरने लगेंगी, सीधी बात है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन हमको करना क्या है, हमें एक्सप्लेनेशन क्या है कि हमें बनाना है एक्वेरियम। एक्वेरियम होता क्या है, मैन मेड इकोसिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, मतलब कुछ चीज़ें होती हैं ना जो आने वाली होती हैं, उनमें से ये किए हैं। इट्स बायोटिक कंपोनेंट क्या क्या है, कौन है इसमें बायोटिक कंपोनेंट, इसके एक्वेटिक प्लांट्स और मछलियाँ। और एबायोटिक कंपोनेंट क्या है, ऑक्सीजन और पानी। ठीक है, एक्वेरियम कैसा भी हो सकता है, छोटा या बड़ा। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप उसमें कितनी मछलियाँ रख रहे हैं। ऐसे भी एक्वेरियम डिज़ाइन करते हैं बहुत ही छोटे छोटे से, उसमें 5-7 मछलियाँ रख देते हैं, कोई टेंशन नहीं। अ लार्जर टैंक अलाउ मोर स्पेस टू एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म एंड लेसर मेंटेनेंस। ये याद रखना कि जितना बड़ा एक्वेरियम होगा उसे उतने कम मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, और जितना छोटा एक्वेरियम होगा उसे उतने ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। जितना स्पेस मछलियाँ पाएंगी उतनी कम गंदगी होगी, ये बात याद रखिएगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात। चलिए, क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस क्या होगा, डीकम्पोजिशन ऑफ अनयूज्ड फूड पार्टिकल्स, डेड प्लांट्स, पार्ट एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑफ द फिशेस, ये सब वाटर में एक्यूमुलेट होता रहता है। ये पार्टिकल जो है, ये सब आपको बताना है, उसमें लिखा है एक्टिविटी में कि आप कैसे क्लीन करेंगे, क्यों ज़रूरत है क्लीन करने की, और लेक और पॉन्ड को क्यों नहीं। एक्सप्लेनेशन यही है। तो ये पार्टिकल्स जो होते हैं ये एक्यूमुलेट होते जाते, फिर क्या होगा, मतलब ये तो बात वही हुई कि आपने पानी में पॉटी करी, फिर पॉटी में आप तैर रहे हैं, तो फिर दूसरी मछलियों को बहुत दिक्कत होने लगेगी ना। तो एक्यूमुलेशन ऑफ दीज पार्टिकल इंक्रीजेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। देखो हमेशा हर आदमी जो है, इवन हम लोग भी, हम सब क्या एक्सक्रीट करते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट ही एक्सक्रीट करते हैं। भाई हम लोग क्या एक्सक्रीट करते हैं, पानी कम ना ज़्यादा, ये है यूरिया का वादा, हम यूरिया करते हैं। पानी में रहने वाले क्या करते हैं, अमोनिया करते हैं। तो अब वो सोचो, अमोनिया दूसरी मछलियों के लिए तो हानिकारक है, तो आपको रेगुलर इंटरवल में अपने एक्वेरियम को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट उस वेस्ट से, सड़े गले पदार्थों से, बचे हुए भोजन से दूसरी मछलियाँ अफेक्ट ना हो। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब उसके बाद जो है, इट्स इन क्लीनिंग 20-30% ऑफ वाटर साइफन एंड रिप्लेस्ड बाय द फ्रेश वाटर एट रेगुलर इंटरवल। ठीक है, आपको वो जो है निकाल लेना है साइफन से, पाइप से, और अपने आप क्लीन कर लेना है। ठीक है, वी शुड नॉट रिमूव ऑल द वाटर एट अ टाइम। आपको ये, भैया आप इतने अकल वाले हो, 10वीं कक्षा के बच्चे हो, मछलियाँ हैं तो पूरा पानी नहीं निकालना है, थोड़ा थोड़ा करके निकालना है। ठीक है, ओके। इट ऑल्टर्स द एक्वेटिक सिस्टम एंड रिमूव सम बैक्टीरिया विच आर यूजफुल फॉर फिशेस। क्यों करना है ऐसा, देखो हमेशा तुम लोगों ने कभी इनोकुलम के बारे में सुना है कि हमेशा जब भी हम कोई भी चीज़ का कल्चर करते हैं, जैसे कि हमें दही जमाना है, तो हम 1 चम्मच दही ऊपर से डालते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया पूरे दूध को फर्मेंट करके दही बना देता है। तो आपको पूरा पानी नहीं छोड़ देना है, थोड़ा सा पानी बचा, तो पूरा पानी नहीं बहा देना है, थोड़ा सा पानी बचा के रखिए, क्योंकि कुछ समय तक जब तक मछलियाँ वहाँ थी, वहाँ पर बहुत अच्छे यूजफुल बैक्टीरिया आ गए थे जो गंदगी खा रहे थे। और अगर आप बार बार पानी चेंज करोगे तो वो बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, फ्लश आउट हो जाएंगे, धुल जाएंगे, बह जाएंगे, फिर नए बैक्टीरिया आएंगे, तब तक तो मछलियाँ मर सकती हैं ना। इसलिए जब भी एक्वेरियम का पानी क्लीन करें, पूरा नहीं क्लीन करना है, थोड़ा सा बचा के रखना है एज अ इनोकुलम, कि उसमें बैक्टीरिया है, फिर फ्रेश पानी डालिए, वो बैक्टीरिया रेप्लिकेट करेंगे और गंदगी को खाते रहेंगे। क्लियर है। आइए, तो एक्वेरियम की सेवा कैसे करनी मैंने बता दिया। तो एक्वेरियम इज अ स्मॉल मैन मेड इकोसिस्टम विच इज़ नॉट सेल्फ सस्टेनिंग, इट रिक्वायर्स रेगुलर मेंटेनेंस। तो ये आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा अगर क्वेश्चन आ गया तो, कि एक्वेरियम जो होता है ये कैसा इकोसिस्टम है, एक्वेरियम को रेगुलर इंटरवल में
क्लीनिंग करने की ज़रूरत है या नहीं है और पॉन्ड को क्यों नहीं होती। तीसरा आपको बताना पड़ेगा कि आप ये कैसे करेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एग्जाम में आ सकती है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद 15.2 एक्टिविटी। क्या कह रही है आइए समझते हैं। वाइल क्रिएटिंग एन एक्वेरियम डिड यू टेक केयर नॉट टू पुट एन एक्वेटिक एनिमल विच वुड ईट अदर्स, व्हाट वुड हैव हैपन अदरवाइज, ठीक है। मेक ग्रुप एंड डिस्कस हाउ ईच ऑफ द अबव ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ठीक है। While creating aquarium, did you take care not to put an aquatic animal which would eat others, ठीक है। आप जब एक्वेरियम बनाते हैं तो क्या आप अपने एक्वेरियम में मगरमच्छ डाल देते हैं? मतलब पूछने की बात है, मुझे बताओ कि आप कभी भी ऐसी मछलियाँ डालते हैं कि दूसरों को खा जाए? नहीं, आप कभी भी ऐसी मछलियाँ नहीं डालते जो दूसरी मछलियों को खा जाए। हमेशा सेम लेवल की मछलियों को डालते हैं ताकि कोई किसी को ना खाए, क्योंकि फूड चेन में आपको पता है कि अगर आपने किसी ट्रॉफिक लेवल से हाई ट्रॉफिक लेवल डाल दिया तो वो उसको जो है झटक जाएगा, खा लेगा भैया, सीधी बात है ये। क्लियर है इतनी बात? तो आप जानबूझकर उसमें हाई ट्रॉफिक लेवल या कोई भयंकर वाला एनिमल नहीं डालते ताकि मछलियाँ बची रहें, ठीक। राइट एन एक्वेटिक organism in order who eats whom and form chain of ecosystem at least 3 स्टेप। मैं यहाँ पे बना के आपको दिखा देती हूँ तो टेंशन नहीं लेना। सबसे पहले होता है बच्चों फाइटोप्लैंक्टॉन्स। कौन आते हैं? फाइटोप्लैंक्टॉन्स। बेटा फाइटोप्लैंक्टॉन्स जो है, आधा बच्चा जो है मूड फोड़ रहा होगा इसमें, मैडम ये फाइटोप्लैंक्टॉन क्या होता है? बेटा 4036 बार बता चुकी हूँ, एक बार और बता देती हूँ। मेरा तो काम ही जो है, मेरा जो अपॉइंटमेंट हुआ है अड्डा में वो इसीलिए हुआ है, ठीक। फाइटोप्लैंक्टॉन्स क्या होता है? दीज आर द स्मॉल ऑर्गेनिज्म, बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पानी में पाए जाते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। और प्लांट को कौन खाता? हर्बीवोर, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं जूप्लैंक्टॉन पानी में, ठीक है। जूप्लैंक्टॉन्स को कौन खाता है? ठीक है, जूप्लैंक्टॉन्स को खाती हैं स्मॉल फिशेस। स्मॉल फिशेस को सीधे आती हैं और दन्ने से लार्ज फिशेस खा लेती हैं, ठीक है, बड़ी मछलियाँ झटक लेती हैं। तो ये हुआ इकोसिस्टम ऑफ द पानी, ठीक है, एक्वेटिक इकोसिस्टम। वुड यू कंसिडर एनी वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म टू बी ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस, वाई और वाई नॉट? चलिए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं एक एक पॉइंट का। देखो, some fishes eat other fishes. If we add such species together, eventually they will be only predator fishes, ठीक है। मैंने आपको बोला था ना कि कभी भी एक्वेरियम बनाते समय दिमाग में ये चीज़ रखना कि वहाँ पर कोई राक्षसनी मछली मत रख देना, ठीक है। मुझे बहुत समय पहले याद है कि मैं दिल्ली में थी तो मेरे यहाँ एक फ्रेंड थी, तो उसके घर हम लोग गए तो हमने देखा कि उसके घर में 2 एक्वेरियम है। तो वहाँ पर क्या है, 8-10 मछलियाँ एक में थी और एक में एक मछली को कैद रखा था। अब भाई किसी क्या कोई जानवर पलता तो उसको ऐसा तो नहीं भगा देते। तो मैंने पूछा कि तुम एक ऐसा क्यों रखी हो? तो उसने बोला कि ये मछलियों दूसरी मछलियों को खा लेता था और वो इतनी चंडाल थी कि अपना मुंह है ना एक्वेरियम के शीशे पे मारती रहती थी, क्योंकि वो प्रीडेटर फिश थी, क्योंकि उनका जो है दिमाग थोड़ा ख़राब ही रहता है। तो आपको कभी भी ऐसे प्रेडेटर मछली नहीं डाल देना है कि छोटी मछलियों को खा जाए। तो ये चीज़ बहुत सोच समझ के जब आप बनाने जाएं तो या तो तुम सारी शिकारी मछलियों को एक साथ रखो तो वो लड़ाई झगड़ा करते रहे, या तो शांत वाली को एक साथ रखो। वो बताते हैं आपको, एक्वेरियम वाले बताते हैं इसको मत ले जाइए, दुष्ट है ये। क्लियर है? टू अवॉइड दिस वी शुड नॉट मिक्स प्रेडेटरी फिश विद द प्रे फिश, ठीक है। शिकार को शिकारी के साथ कभी भी नहीं मिक्स करना चाहिए, कितना भी प्यार हो से शिकारी में, अल्टीमेटली शिकारी शिकार को खा ही लेता है, ठीक है। सम कॉमन प्रेडेटरी फिशेज लाइक पर्च, मस्की, पाइक, वेलीज एंड सॉल्मन्स, इनको आप किसी के साथ मिक्स मत करिए, ठीक है। हाउ ईच ऑफ above ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ठीक है। इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम ऑल एनिमल एंड प्लांट रिमेन इन बैलेंस विद ईच अदर। ये मैंने आपको पहले बताया था। हर इकोसिस्टम की डिज़ाइनिंग जो है ना वो ऐसी ही होती है। देखो सीधी बात है, आपके घर में भी आपने देखा होगा कि मम्मी जो है खाना बनाती हैं, पापा जो है कमाने जाते हैं, तुम्हारा काम है पढ़ना। ये एक नेचुरल इकोसिस्टम है, हालांकि आज की बात नहीं कर रही हूँ मैं, पर नॉर्मली ऐसा ही होता है। तो दिस इज द इकोसिस्टम और बैलेंस इसी से बना रहता है। मम्मी जो है पूरे घर का काम करती हैं, पापा बाहर का काम करते हो और तुम पढ़ाई का काम करते हो, तो इससे इकोसिस्टम बैलेंस हमेशा बना रहता है। ऐसे एनवायरनमेंट में भी है, हमेशा ट्रॉफिक लेवल जो है एक ट्रॉफिक लेवल को दूसरा ट्रॉफिक लेवल खा ही इसलिए लेता है क्योंकि मेंटेनेंस बना रहेगा। अगर एक भी ट्रॉफिक लेवल ख़त्म हो गया तो उसकी जगह, मैडम आपने तो बताया था कि ये नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, तो खा किसी को भी लेता है। मान लो कि हर्बीवोर को जो है वो ग्रास हॉपर खाता है, ग्रास हॉपर ख़त्म हो गया तो कोई बात नहीं, हिरण और बकरे तो हैं वो खा जाएंगे, पर कुछ अमाउंट ऑफ ग्रास हॉपर तो प्लांट को खा ही रहा था ना बेटा। तो वो उस वजह से आपके प्लांट का नंबर धीरे धीरे इंक्रीज़ होने लगेगा।
समझ में आ रही बात। और ग्रास हॉपर को कौन खाता था? फ्रॉग खाता था। धीरे धीरे फ्रॉग का नंबर डिक्रीज होने लगेगा। तो हम कहते हैं कि कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पर क्या आपको एग्जैक्टली लगता है कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? थोड़ा बहुत 19-20 तो होता ही है, पर हाँ ठीक है, उतना 19-20 तो अर्थ जो है सस्टेन कर ही लेती है। ठीक है, तो बैलेंस बनाने के लिए एक्वेटिक इकोसिस्टम में हमें सब कुछ रखना जरूरी है। ओके, स्मॉल फिशेज जो होती हैं दे ईट फाइटोप्लैंक्टॉन्स एंड एक्वेटिक प्लांट्स। बाय ईटिंग प्लांट्स दे चेक ओवर ग्रोथ ऑफ प्लैंक्टॉन एंड प्लांट्स। तो मछली ने प्लैंक्टॉन को खा के क्या किया? वो हमेशा ये ध्यान रखती कि भैया तू ज़्यादा उचकियो मत, ठीक है, ज़्यादा उचकने की जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम शांति से बैठे रहो वहीं पे। क्लियर है? तो ये बैलेंस है भैया। ऐसे ही है कि तुम ज़्यादा उड़ोगे तो तुमको खा लिए जाओगे, ठीक है, वैसे तुमको खाए रहें ताकि तुम्हारा नंबर ना बढ़े। स्मॉल फिशेस आर नॉट इनविंसिबल, प्रेडेटरी फिशेस ईट देम। ज़्यादा स्मॉल फिशेस भी नहीं उड़ सकती हैं क्योंकि प्रेडेटरी फिशेस उन्हें खा लेती हैं। लार्ज फिशेस स्मॉल फिशेस को खा लेती हैं, और ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है जो मैंने आपको बताया। ऑल दीज कॉन्स्टिट्यूट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल। सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास? प्लैंक्टॉन्स के पास। कौन से प्लैंक्टॉन्स के पास? फाइटोप्लैंक्टॉन्स के पास। हमेशा बेटा ये याद रखो, ठीक है, मैंने मेंटी क्विज में भी देखा तुम लोगों ने बहुत गलत आंसर दिया है। हमेशा जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होता है वो हमेशा प्रोड्यूसर होता है, और अगर तुमने प्रोड्यूसर नहीं बनाया तो तुम्हारी फूड चेन में काट के अंडा बटे सन्नाटा रख दिया जाएगा। फूड चेन में हमेशा प्राइमरी जो है, मतलब ये मानो कि पहला जो है आपका ट्रॉफिक लेवल वो प्रोड्यूसर होगा। इट मे बी एल्गी, इट मे बी प्लैंक्टॉन्स, इट मे बी प्लांट्स, जो भी फोटोसिंथेसिस कर रहा होगा। वहाँ नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा, 1 नंबर गया तुम्हारा। ओके, और ये होते हैं ट्रॉफिक लेवल। फिर इसको हर्बीवोर खा लेता है, हर्बीवोर को कार्निवोर खा लेता है। ट्रॉफिक लेवल्स है ये, ठीक है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे फूड चेन में एनर्जी कम होती जाएगी और एनवायरनमेंट में एनर्जी बढ़ती जाएगी। क्लियर? विच विद द ईच सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल एनर्जी ट्रांसफर एफिशिएंसी डिक्रीजेस। बताया मैंने आपको, जैसे जैसे आप ट्रॉफिक, यही बताया ना, जैसे जैसे आप ट्रॉफिक लेवल चेंज करते जाओगे वैसे वैसे हर ट्रॉफिक लेवल को कम एनर्जी मिलेगी। इसीलिए फूड चेन का लेवल कितना होना चाहिए? 4 या 5, इससे ज़्यादा नहीं। 6वां बना दिया तो 6वां वाला मर गया बिना एनर्जी के, क्योंकि हर ट्रॉफिक लेवल में 10% ही नेक्स्ट को मिलेगी, 90% लॉस हो जाती है। कम से कम 15,025 बार बता चुकी हूँ मैं ये, ठीक है। आइए, सो एनर्जी एट हायर ट्रॉफिक लेवल इज लो, ये बताया मैंने, हर ट्रॉफिक लेवल पे कम होती जाएगी। विद लेसर एनर्जी एट हायर ट्रॉफिक लेवल चेक्स द अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ बिग प्रेडेटरी फिशेस। ये क्या बता रही है कि हर ट्रॉफिक लेवल में आप एनर्जी कम करते जाएंगे तो जो लास्ट वाली बड़ी मछली होगी उनकी संख्या हमेशा कम होगी, क्योंकि उनको एनर्जी ही कम मिली। समझ गए? तुम हमेशा देखो एनवायरनमेंट, देखो सबसे अधिक कौन होते हैं? प्लांट। प्लांट के बाद कौन होता है? ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर के बाद कौन होता है? फ्रॉग। फ्रॉग के बाद कौन होता है? स्नेक। और स्नेक को अगर इंसान ने खा लिया तो इंसान। तो हमेशा ये याद रखिएगा कि जो आखिरी ट्रॉफिक लेवल होता है उसका नंबर हमेशा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से बहुत कम होता है। जिसके पास जितनी एनर्जी होगी उसका नंबर भी उतना ज़्यादा होगा। भाई उसके पास उतनी एनर्जी है जो है तो मज़े करने के लिए, ह्यूमन बींग के पास नहीं है, इसलिए ह्यूमन बींग का नंबर पेड़ों से तो कम ही है ना। क्लियर? आइए, ऑर्डर ऑफ फूड चेन मैंने आपको बता दिया क्या है ये, ठीक है। वुड यू कंसिडर एनी वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज टू बी प्राइमरी इंपॉर्टेंस? वाई और वाई नॉट? इन एन इकोसिस्टम एवरी ट्रॉफिक लेवल इज इंपॉर्टेंट। स्लाइट चेंज इन एनी ट्रॉफिक लेवल डिफेक्ट और डिस्टर्ब द इकोसिस्टम। इन ऑल फूड चेन प्रोड्यूसर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एज ओनली दिस ट्रॉफिक लेवल यूटिलाइज द सोलर एनर्जी एंड प्रोवाइड फूड टू अदर ट्रॉफिक लेवल। मैंने बताया ना, फूड चेन स्टार्ट ही प्लांट से होगी, फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिज्म से होगी, क्योंकि सोलर एनर्जी यही ले रहे हैं। मतलब आप सूर्य के प्रकाश, आपने क्या सोचो कि आज मैं फोटोसिंथेसिस कर लेता हूँ, आज मन है धूप में सेक लेते हैं फोटोसिंथेसिस, तो हम नहीं कर सकते हैं, सिर्फ यही करेंगे और यही सबको फूड प्रोवाइड करते हैं बेटा, ये याद रखना। अगला बात करते हैं, ठीक है। तो नेचुरल एक्वेटिक इकोसिस्टम में प्लांट बहुत ज़रूरी हैं, इसीलिए आपको अपने एक्वेरियम में एक्वेटिक प्लांट लगाने चाहिए, ठीक है। एक्वेरियम में जो है फूड के पैकेट्स आते हैं बाज़ार में, वो देना चाहिए, ठीक है। हियर इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद अदर लेस, और हमेशा उनके साथ बातचीत करते रहना चाहिए, क्योंकि उनसे आपका इंटरेक्शन इतना ज़्यादा नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि मछलियों में ब्रेन नहीं होता? बराबर होता है, क्योंकि वो दूसरे एक्वेटिक एनवायरनमेंट से कॉन्टेक्ट में नहीं है, इसलिए बार बार उनको ये फील होना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर भी फीलिंग्स हैं, उनको इंटरेक्शन नहीं है, वो प्रॉपर इकोसिस्टम नहीं तुमने बनाया है। तो इसलिए लोग एक्वेरियम में देखा होगा कि पानी एक जो है तैरता हुआ कोई गुड्डा डाल देते हैं, कुछ डमी डाल देते हैं, ताकि मछली को लगे कोई तो है हमारे आसपास, नहीं तो बोर होके वो मर जाती है। तो इस तरीके से हम एक एक्वेरियम डिज़ाइन कर सकते हैं बेटा। एक्वेरियम का सवाल आता ही आता है, तो ध्यान से सुन लेना ये एक्टिविटी। मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि एक्टिविटी आपसे डायरेक्ट नहीं पूछी जाए, पर इसके सवाल आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। ओके, नाउ जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए पॉकेट रिवीजन लाने वाली हूँ।
पॉकेट में डाल के एग्जाम सेशन के अंदर जाइए, ऐसा रिवीजन लाने वाली हूँ, यू विल एंजॉय इट। ठीक है, तो 15.3 एक्टिविटी हम देखने वाले हैं, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स अबाउट द पेस्टिसाइड। ठीक है, अबाउट द पेस्टिसाइड लेवल्स इन द रेडीमेड फूड आइटम्स। ठीक है, न्यूज़पेपर ने कहा कि ये भी देखिए, इसका क्वेश्चन भी ऑलरेडी वी हैव डन, ऐसे सवाल भी मैं आपको करवा चुकी हूँ कि खाने के अंदर जो है वो जूस वाला करवाया था मैंने, कि वो उसमें पता चला किसी की मम्मी को कि कैंड फ्रूट में जो जूस था उसमें पेस्टिसाइड था। ऐसा सवाल आपके एग्जाम में बेटा जी, लल्ला जी, नन्हो जी, मुन्नो जी आ सकता है। सो न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स अबाउट द पेस्टिसाइड लेवल इन रेडीमेड फूड आइटम्स आर ऑफन सीन इन दीज डेज। सम स्टेट्स हैव बैंड these products. Debate in the group of such need group the need of such bans, क्यों ज़रूरत है? Do you think would be the source of what do you think would be the source of pesticide in these food items? Could pesticide get in our bodies from this source through other food products too? Discuss what method would be applied to reduce our intake of pesticide. Beta, lalla, V important, very important एक्टिविटी, इससे सवाल डेफिनेटली पूछा जा सकता है। मतलब आर एनवायरनमेंट की जितनी भी एक्टिविटीज़ है ना लल्ला, वो सारी एक्टिविटी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आंसर एंड एक्सप्लेनेशन देखते हैं अपन क्या है। द प्रेजेंस ऑफ पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड इन द फूड प्रोडक्ट्स इज नॉट सो अनकॉमन इन इंडिया। ठीक है, मतलब अगर मैं बोलूँ कि किसी फूड प्रोडक्ट में हमको पेस्टिसाइड मिला तो ये कोई बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है, पेस्टिसाइड तो मिल जाता है। ठीक है, न्यूज़ ऑन द प्रेजेंस ऑफ पेस्टिसाइड इन द फूड प्रोडक्ट्स फ्रीक्वेंटली कम्स इन न्यूज़ एंड रिसर्च रिपोर्ट। समय समय पर हमको पता चल जाता है, ए इसको कोल्ड ड्रिंक मत पीना, उसमें पेस्टिसाइड है, ए ये मत पीना, इसमें ये है। ठीक है, latest report on the presence of pesticide is of 2018 when the Center of Biology studied found that beyond permissible limit of pesticide in common cold drinks and water bottles। ठीक है, तो इनको जो है भैया आपके जो सेंटर ऑफ बायोलॉजी स्टडीज़ जो है, इनको 2018 में पानी वाटर बॉडीज़ में पेस्टिसाइड मिला और कोल्ड ड्रिंक में पेस्टिसाइड मिला। तो कोल्ड ड्रिंक पीना बहुत सेहत के लिए हानिकारक है। The result was widespread boycott of cold drinks. Gujarat government banned on the sale of cold beverages in the state run colleges and school. ठीक है, other food products like vegetable, fruits, milk products are also found with pesticide. ठीक है, what do you think? What would the source of pesticide in the food items? Very important question. इससे क्वेश्चन बन सकता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। Farmer uses pesticide and insecticide to protects their crop from diseases. These pesticide are non-biodegradable. ये non-biodegradable होते हैं, इवन तुम्हारे शरीर के अंदर तुम्हारे मरने के बाद ये वापस से सॉइल में आ जाते हैं और इनको कुछ भी कर लीजिए आप डिग्रेड नहीं कर सकते। एंड एंटर टू आवर फूड चेन थ्रू द प्लांट प्रोडक्ट्स एंड द वॉश्ड वाटर। और ये किसी भी तरीके से सॉइल से, पानी से, ये आपके फूड चेन में अंदर एंट्री ले लेते हैं। भैया तुमने पानी में घुला हुआ था पेस्टिसाइड, तुमने मछली खा ली तो तुम्हारे अंदर आ गया पेस्टिसाइड। Could pesticide get into our bodies from these source through the other food products too? जी हाँ। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक पीने से पेस्टिसाइड आए ज़रूरी नहीं है। हम जो वेजिटेबल्स बाजार से ला रहे हैं उसको क्यों बोलते हैं, क्यों ऐसा बोलते हैं कि भैया जो सब्जियां आप ला रहे हैं उसको ढंग से धो लीजिए, अदरवाइज पेस्टिसाइड आपके अंदर आ जाएगा। क्योंकि भाई जो सॉइल में सब्जियां लगी हैं, सॉइल में जो पानी गया उसमें पेस्टिसाइड है, सॉइल में पेस्टिसाइड है। कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए किसान ने भर भर के पेस्टिसाइड यूज़ किया, और अगर वो सब्जियाँ आप बिना धोए खाएंगे तो आपके अंदर भी आ जाएगा। यस, सिर्फ सब्जियों में या किसी जो है कोल्ड ड्रिंक में ज़रूरी नहीं, बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स में पेस्टिसाइड होते हैं। ठीक है, नेचुरल फूड प्रोडक्ट जो प्लांट से आते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं पेस्टिसाइड के लिए। मतलब जो सब्जियां हैं, सब्जियां और फल बेटा, मतलब ये मान लो कि इनमें पेस्टिसाइड होना ही होना है, और फिर जब ये आप खा लेते हैं तो ये आपके फूड चेन का मेंबर बन जाते हैं। ठीक है, समझ में आई बात, और आपको भी मिल जाता है। डिस्कस व्हाट मेथड कुड बी अप्लाइड टू रिड्यूस द इनटेक ऑफ पेस्टिसाइड। क्या ऐसा करें, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताइए कौन से मेथड हम यूज करें कि हम एग्जाम बोल रही हूँ, हम पेस्टिसाइड का यूज कम कर सके। एट द हाई ट्रॉफिक लेवल कंसंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड हमेशा हाई होता है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज बायोमैग्निफिकेशन। कितने बार पढ़ा चुकी है शिप्रा मैम? कम से कम 15,000 बार पढ़ा चुकी है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, इफ वी यूज ओनली प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट वी कैन रिड्यूस द इनटेक ऑफ पेस्टिसाइड। ऐसा क्यों है, ये वाला सवाल याद है आपको?
आपको? याद करो वो दिन जब शिप्रा मैम ने पढ़ाया था, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसका क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस्ड है, समझ में आई बात? इसका क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस्ड है बेटा, ये याद रखना, हमने ऑलरेडी इसका क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ये बात आप ध्यान से सुनना, समझना और अच्छे से याद रखना, ठीक है। वी कैन यूज़ वाटर फिल्टर, देखो ध्यान से सुनो, ये ऑलरेडी मैं पढ़ा भी चुकी हूँ आपको। आपसे ये पूछा गया कि हर्बीवोर्स में या ज़्यादा पेस्टिसाइड होता है या कार्निवोर्स में, ऐसा एक सवाल पूछा था मैंने आपसे। तो आप लोगों ने सही जवाब दिया कि जो हर्बीवोर्स होते हैं उनमें हमेशा पेस्टिसाइड का लेवल कम होगा, कार्निवोर्स में पेस्टिसाइड का लेवल ज़्यादा होता है ड्यू टू द बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। तो भैया हर्बीवोर प्लांट को खाता है, तो वो सिर्फ किसका ले रहा है पेस्टिसाइड? प्लांट का। पर जब कार्निवोर आपको खा लेगा, भाई प्लांट का पेस्टिसाइड उसके अंदर तो डिग्रेड हुआ नहीं, साथ में वो भी पानी पी रहा था तो उसके अंदर खुद का पेस्टिसाइड है, दोनों पड़े हुए हैं दोनों के। अब इस हर्बीवोर को किसी कार्निवोर ने खा लिया, तो कार्निवोर के पास उसने भी पानी पिया होगा भैया, तो उसके अंदर भी पेस्टिसाइड होगा। अब उसने 2 लेवल का और ले लिया, तो उसके अंदर धीरे धीरे एक्यूमुलेट हुआ कि नहीं हुआ, बायोमैग्निफिकेशन हुआ कि नहीं हुआ। तो कार्निवोर्स में पेस्टिसाइड किसका है? उसका खुद का, हर्बीवोर का और प्लांट्स का, ठीक है। तो अब हम क्या करें, सबसे पहले शाकाहारी बन जाए, तो हमारे पास पेस्टिसाइड आए भी तो किसका है? सिर्फ प्लांट का है। साथ में पानी को हमेशा आरओ से पिए ताकि कोई भी पेस्टिसाइड आपके पानी में ना आए, क्लियर है। अदर अल्टरनेटिव तो पहले क्या बन जाना चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि आपके अंदर पेस्टिसाइड नहीं आए तो पहले आप बन जाइए, थोड़ा कम आएगा इससे, हर्बीवोर बन जाइए, ठीक है, आप शाकाहारी बनिए। दूसरा आप क्या करिए, आप वाटर फिल्टर का यूज़ करिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, आप बैन करिए यूज़ ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है, यूज़ ऑफ कोक लिख दूँ यहाँ पे, कोल्ड ड्रिंक कोल्ड बिवरेजेस मत करिए, ठीक है। उसके बाद इंकरेज करिए फार्मर को, ठीक है, कि भैया यूज़ करिए आप कौन सा बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड, डिग्रेडेबल पेस्टिसाइड, ठीक है, ये वाला पेस्टिसाइड यूज़ करो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पेस्टिसाइड का लेवल बेटा जी रिड्यूस कर सकते हो। क्या? शाकाहारी बन जाओ, पानी को फिल्टर करके पियो, फिर क्या करो, कोक वोक में बैन लगा दो, ठीक है। यही कुछ कारण है जिनसे आप पेस्टिसाइड को थोड़ा सा डिक्रीज कर सकते हो अपने फूड चेन से, अदरवाइज तो हम सब के अंदर भर भर के पेस्टिसाइड है, क्लियर है। सो दिस इज द एक्टिविटी 15.3। बेटा क्या क्या सवाल बन सकते हैं एक बार डिस्कस कर लें इससे। पहला सवाल मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, इस एक्टिविटी से क्या क्या सवाल बन सकते हैं लल्ला बेटा, नन्हो मुन्नो। इस एक्टिविटी से सवाल नंबर 1, शिप्रा मैम क्या बन सकता है ज़रा बताओ हमको। शिप्रा मैम बता रही कि इससे सबसे पहले आपका सवाल बनेगा, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला सवाल जो आप शिप्रा मैम बता रही कि इस एक्टिविटी से बनेगा बायोमैग्निफिकेशन पे, ठीक है, बायोमैग्निफिकेशन पे, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा, दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि भैया आपको हर्बीवोर होना चाहिए, ठीक है, आपको हर्बीवोर होना चाहिए वर्सेस कार्निवोर, ठीक है, आपसे ये पूछा जाएगा। तीसरा सवाल इससे आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं लेवल ऑफ पेस्टिसाइड, ठीक है, पेस्टिसाइड, ठीक है। उसके बाद इसमें और क्वेश्चन पूछा जा सकता है अमाउंट ऑफ, ठीक है, पेस्टिसाइड, वाह वाह क्या घोड़े जैसा लिख रही हूँ मैं, अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड इन ईच ट्रॉफिक लेवल। बेटा तुम लोग अभी तक मेरी आदत हो गई होगी ना हैंडराइटिंग की, ठीक है। तो ये जो 4 सवाल हैं ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इस वाली एक्टिविटी में, ठीक है। तो ये बहुत ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल है, क्लियर है। बायोमैग्निफिकेशन क्या है, हर्बीवोर बने हो या कार्निवोर बनो, लेवल ऑफ पेस्टिसाइड, हर लेवल ऑफ पेस्टिसाइड जो है किस पे ज़्यादा होगा, हर्बीवोर में, कार्निवोर में, अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड इन द ईच ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। तो ये सवाल आपसे बन सकते हैं बेटा, ध्यान से देखना, ठीक है। नाउ वी मूव टू द 15.4 एक्टिविटी, ठीक है। देखिए क्या है, फाइंड आउट द लाइब्रेरी इंटरनेट न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स द केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, आप सब जानते हैं। फाइंड आउट द रेगुलेशन पुट इन द प्लेस टू कंट्रोल द इमिशन ऑफ दीज केमिकल हैव सक्सीडेड इन द रिड्यूसिंग द डैमेज ऑफ द ओजोन लेयर, हैज़ द साइज ऑफ होल इन द ओजोन लेयर चेंज इन द रिसेंट ईयर। अब आपको मैं बताती हूँ कि इससे क्या क्या सवाल बन सकता है, यहीं पर आपको मैं बताऊंगी। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि ओजोन लेयर के डिप्लीशन के कारण बताइए, क्लियर है। दूसरा जो है, क्या आप
इन जो भी चीज़ जिस केमिकल की वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, क्या आप उसको कम कर सकते हैं? दूसरा क्वेश्चन। फिर तीसरा क्वेश्चन कि क्या ओजोन लेयर का साइज बढ़ रहा है? 3 क्वेश्चन इस एक्टिविटी से बन सकते हैं। ठीक, तो अगर आपको ये लगता है कि एक्टिविटी नहीं पढ़ना है तो बहुत आप मूर्खता कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप बहुत गंदा फंस जाओगे। क्लियर है? आफ्टर जब हम लाइब्रेरीज, इंटरनेट, न्यूज़पेपर को पढ़ा तो हमको समझ में आया कि सबसे खतरनाक जो चीज़ है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला क्लोरोफ्लोरोकार्बन का रूप है फ्रियोन। ठीक है, फ्रियोन बेटा सबसे ज़्यादा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद रखना क्योंकि ये आंसर फॉर्म करने में भी मदद करेगा। तो अगर आपसे पूछा कि ओजोन लेयर के डिप्लीशन की वजह बताइए तो आपको सीधा बताना है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो भी कौन सा रूप? फ्रियोन। ठीक है, ये होते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर में जो क्लोरीन होता है वो ओजोन के साथ कंबाइन होता है और बनाता है क्लोरीन मोनोऑक्साइड। क्लोरीन मोनोऑक्साइड जो होता है ये क्या करता है? ठीक है, ये फिर ब्रेक डाउन होता है और एटमॉस्फेयर में वही क्लोरीन फिर से रिलीज कर देता है। ठीक है, उसके बाद ये फ्री क्लोरीन जो है ना, ये बहुत ही डेंजरस है। ये जो फ्री क्लोरीन है ये बहुत ही डेंजरस है बेटा, बहुत डेंजरस। फ्री क्लोरीन इज वेरी वेरी डेंजरस, वेरी वेरी डेंजरस। ठीक है, ये याद रखिए कि एक क्लोरीन मॉलिक्यूल, वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन मेक द आंसर। ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट आपके ओजोन को ब्रेक करता है? तो सबसे पहले कौन सा? CFC का कौन सा रूप? फ्रियोन। ठीक है, ये फ्रियोन क्या करता है कि स्ट्रेटोस्फीयर में जाकर ओजोन से बाइंड करके क्या बनाने लगता है? ठीक है, क्लोरीन कंबाइन विद द ओजोन एंड फॉर्म द क्लोरीन मोनोऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड अपने आप ब्रेक होता है और फिर फ्री क्लोरीन घूमता रहता है। ये जो 1 एटम ऑफ क्लोरीन है ये 1 लाख मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन को तोड़ सकता है। तो ये क्या किया इसने? क्लोरीन गया, बम से ओजोन के साथ जुड़ा, फिर क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनाया। अब ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड अपने आप टूट गया। ठीक है, और फ्री क्लोरीन यहाँ वहाँ घूम रहा है। अब ये फ्री क्लोरीन 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल को तोड़ता है, तो छेद होगा कि नहीं होगा? सबसे खतरनाक यही होता है। क्लियर हो गई इतनी बात? आई होप दिस इज क्लियर। अब देखते हैं मिथाइल क्लोरोफॉर्म जो होता है, जो कि दूसरा ये हो गया। तो CFC पहला हो गया फ्रियोन, उसका फ्री क्लोरीन होने की वजह से ओजोन टूट जाता है। ठीक है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म जो कि क्लीनिंग में यूज़ किया जाता है, ये इसके पास भी बहुत ही हार्मफुल क्लोरीन होता है। तो पहला है CFC का फ्रियोन, दूसरा है मिथाइल क्लोरोफॉर्म। देयरफॉर क्लोरीन जो है ये, इसमें भी क्लोरीन क्या करता है? ओजोन निकलता है फ्री क्लोरीन, जिससे ओजोन डिप्लीशन होता है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में CFC का यूज़ जो है वो बंद कर दिया गया है। ठीक है, और जो आपकी UNEP फाइनलाइज किया है 1986 में कि भैया ऐसा है प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग कि भैया आप इनका जो है इस्तेमाल रिड्यूस करिए। ठीक है, Since the many years of efforts have been made like Kyoto Protocol, ठीक है, अभी भी लोग मानता नहीं, रेफ्रिजरेशन में तो भराता ही है। ठीक है, नासा रिपोर्ट दैट 2013 में दी कि आपके ओजोन का जो लेयर है वो फट रहा है, एंटार्क्टिका में इसका होल देख लिया गया है। तो इसका जो हम रिड्यूस कैसे करें, क्या करें भैया? आप जो है तो मटकों का इस्तेमाल करिए। ठीक है, फिर आप क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा क्लीनिंग सॉल्वेंट घर पे बना लीजिए, सोडा वोडा मिला के। तो इस तरीके से आप इनका जो है क्लोरीन वाले मिथाइल क्लोरोफॉर्म और फ्रियोन का यूज़ कम कर सकते हैं। क्लियर है? तो बेटा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, इससे कितने सवाल बनेंगे मैंने आपको बताया। नाउ विल मूव टू द 15.5 एक्टिविटी जो अब आपको पढ़नी है, जल्दी जल्दी करा देती हूँ। ठीक है, ओके। कलेक्ट द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम होम्स। दिस could include all the waste generated during a day, like kitchen waste, food, vegetable peels, used tea leaves, milk packets, empty waste paper, empty medicine bottle, footwear, broken cloths, ठीक है, बबल पैकेट बहुत। बरी दीज मटेरियल इन अ पिट, ठीक है, इसको आप गड्ढे में गाड़ दीजिए। ठीक है, कितना गाड़िए? ठीक है, थोड़ा सा अंदर गाड़िए। देयर इज़ नो स्पेस अवेलेबल। ठीक है, अगर स्कूल नहीं है तो स्कूल गार्डन में गाड़ दीजिए। यू कैन कलेक्ट द मटेरियल इन ओल्ड बकेट, फ्लावर पॉट, कवर एटलीस्ट 15 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। मतलब आपके पास कुछ नहीं तो गमलों में गाड़ दो। क्लियर? कीप द मटेरियल मॉइस्ट एंड ऑब्जर्व 15 डे इंटरवल। ठीक है, गाड़ दीजिए और फिर 15 दिन तक देखिए। इसका भी सवाल आ सकता है। देखो, बहुत सवाल इससे पूछे जा सकते हैं कि बताइए कि अगर इन फलाना सामानों को ज़मीन के अंदर हमने गाड़ दिया और उस पर पानी देते रहे तो आप इन मटेरियल में क्या चेंज देखेंगे। ठीक है, क्या ये सारे मटेरियल टाइम से चेंज हो गए हैं या कुछ चेंज हुए हैं जल्दी से और कुछ नहीं हुए हैं। ठीक है, प्रोसीजर जब हम इन सब कुछ चीज़ों को रेगुलर इंटरवल में जब इनको गाड़ देंगे तो 15 दिन तक पानी
डाल के देखेंगे तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जो चीज़ बायोडिग्रेडेबल होगी, जो जितनी ज़्यादा बायोडिग्रेडेबल होगी वो उतनी ज़्यादा कितनी फास्टेस्ट गलने लगेगी। तो मैंने आपको मेंटी में एक सवाल पूछा था कि मैंगो पल्प, मैंगो रैपर, ठीक है, ये सब पूछा था। तो मैंगो पल्प जो होता है सबसे ज़्यादा बायोडिग्रेडेबल होता है, तो जो जितना ज़्यादा फास्टेस्ट बायोडिग्रेडेबल होगा वो गल जाएगा। अब तुम प्लास्टिक की बॉटल, कैन, ये सब नहीं गलेंगे, ये वैसे के वैसे रहेंगे, चाहे तुम 15 दिन, 15 साल, 115 साल उस गाड़े रहो, ठीक है। डिस्कशन, हाउस होल्ड वेस्ट मटेरियल में कुछ बायोडिग्रेडेबल है, कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल है। 15 दिन का इंटरवल में देखेंगे। ऑब्जर्वेशन, 15 दिन के इंटरवल में हमने देखा कि सड़ा हुआ खाना, पत्तियां, वेजिटेबल पील, ये एक्सेट्रा जो हैं ये माइक्रोब्स और फंजाई से डाइजेस्ट हो गई हैं, बाकी नहीं हुए। कंक्लूजन क्या है कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो सड़ जाता है, वो खत्म हो जाता है और उसके न्यूट्रिएंट वापस से सॉइल में पहुंच जाते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कभी भी सड़ता नहीं है, कभी भी खराब नहीं होता और ये हमेशा इकोसिस्टम में बना रहता है, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाता रहता है। क्लियर है? ये एक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब अगर मैं बात करूं तो तीनों चैप्टर में से हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस और आर एनवायरनमेंट की एक्टिविटी, मेरे बच्चों, मेरे आपसे हाथ जोड़ के विनती है, पढ़ के जरूर जाना। और हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में ये जो 2 एक्टिविटी, बाप एक्टिविटी, इनसे सवाल, एक्टिविटी से सवाल आएगा, कोई नहीं रोक सकता है। क्लियर है? 15.6 एक्टिविटी देखते हैं, ठीक है। आपको अपना सब जगह देखना है, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल जो है वो कलेक्ट करना है। उसके बाद आपको देखना है कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं वो आपको क्या लगता है कब तक रहेंगे एनवायरनमेंट में। दीज डेज न्यू टाइप ऑफ प्लास्टिक जो है आने लगा है, जो ये कहता है कि वो बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। इन मटेरियल्स को देखो और उनको यूज़ करो। आपको ये देखना है कि क्या वो एनवायरनमेंट को हार्म करते हैं। चलिए, तो आपको ये परफॉर्म एक्टिविटी करनी है और पहले देखो कि आप कलेक्ट करो चीज़ों को, कौन सी बायोडिग्रेडेबल है, कौन सी नहीं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बायोगैस, ठीक है। देखो ध्यान से, हमेशा जब भी आप मार्केट जाते हैं, डू नॉट यूज़ द पॉलीथिन्स बेटा। पहली बात तो ये कि पॉलीथिन्स जो है उससे लीजिए ही मत, पेपर बैग लेके जाइए। हालांकि आजकल बाजार में नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीथीन आने लगी, पर मुझे उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं है। कभी भी कोशिश करिए, ठीक है, कोशिश करिए प्लास्टिक की बोतलों में चीज़ें मत पीजिए। कांच की बॉटल्स का, चीनी मिट्टी की बॉटल्स का, मिट्टी की बॉटल्स का इस्तेमाल करिए। क्लियर है? ओके, समझ में आ गई बात। और उसके बाद घर का छिलका जो है उसको फेंकिए, उसे सड़ाइए और उसे मैन्योर बनाइए। क्लियर है? नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ का इस्तेमाल आप मत करिए। क्लियर है? ठीक है। बायोगैस भी बना सकते हैं आप, सबको गड्ढे में भरते जाइए, बायोगैस बनेगी। आप इसका इस्तेमाल हाउस होल्ड में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कर सकते हैं। इन द फ्यूचर वेस्ट टू एनर्जी इंसिनरेशन प्लांट इज लाइकली टू बिकम मेन मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। बाद में होगा क्या, होगा आपको पता है हम क्या करने लगेंगे? हम करेंगे ये कि हम चीज़ों को जलाना शुरू कर देंगे। सिर्फ यही मेथड है जिससे चीज़ें ठीक हो सकती हैं, बाकी तो मुझे इतना कुछ समझ में आता नहीं है। तो आपको इस तरीके से आ सकता है कि इसका सवाल बता दूं, इस एक्टिविटी से क्या आ सकता है। आपको इस एक्टिविटी में से सवाल ये पूछा जा सकता है कि वाई वी नीड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड वॉट मेथड वी शुड अप्लाई इन आवर डेली लाइफ टू मेक वर्ल्ड सो ब्यूटीफुल एंड टू मेक आवर लाइफ सो हेल्दी। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए, ठीक है। तो आप बताना, पेपर बैग, अच्छा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हटाने का, हटा तो सकते ही नहीं है, बल्क कम कर सकते हैं उनको जला के, ठीक है। और इसके फायदे क्या है? अच्छा, मान लो हम बायोडिग्रेडेबल को भी जलाते हैं तो उसके न्यूट्रिएंट सॉइल में आ जाते हैं, उनको यूज़ करके बायोगैस भी बना सकते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। क्लियर? 15.7 देखते हैं, ठीक है। आई थिंक दिस इज द सेकंड और थर्ड लास्ट, आई डोंट नो। फाइंड आउट व्हाट हैपेंड टू द वेस्ट जनरेटेड एट होम, ठीक है। हाउ द लोकल बॉडी, पंचायत, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन डील विद द वेस्ट। आर देयर अ मैकेनिज्म टू प्लेस टू ट्रीट द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? जी हाँ, आपने वो गाना सुना है, स्वच्छ भारत का है इरादा कर लिया, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। कभी आपने देखा है कि वो लोग जो होते हैं उनके 3 सेक्शन होते हैं, गीला कचरा, सूखा कचरा और एक और छोटू सा होता है जिसमें वो बायोहैजार्ड सब्सटेंसेस, सिरिंज विरिंज को रखते हैं। कचरा सेपरेट करने से ये होता है कि गीला कचरा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है तो उनको सीधे जाके वो पिट विट में फेंक देते हैं, बायोगैसेस बना लेते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में भी वो छांटते हैं कि किसको जिसको जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसको सीधा फैक्ट्री में भेज के रिसाइकिल करवाते हैं, क्योंकि इधर उधर फेंक देंगे तो पेस्टिसाइड फिर से जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दूसरे जानवरों के पेट में जाने लगेगा तो उसको रिसाइकिल के लिए भेज देते हैं, और जो बायोडिग्रेडेबल है उसको पिट में, गड्ढे में फेंक देते हैं। क्लियर है? और कुछ है, ठीक है। अब आप ये कैलकुलेट करो कितना वेस्ट जनरेट होता है, ठीक है, कौन सा बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। नाउ
और उसके बाद इस वेस्ट से हम कैसे डील करेंगे। सबसे पहले उसमें क्या बताया था मैंने आपको, यू हैव अलग अलग प्रकार के डस्टबिन्स, ठीक है, अलग अलग प्रकार के डस्टबिन होता है, आपने देखा होगा, गीला कचरा सूखा कचरा, क्लियर है। उसके बाद हम क्या करते हैं, और ये भाई म्यूनसिपल पार्टी जो है आपकी नगर पालिका इस चीज़ में बहुत तेज है, सुबह 8 बजे आ जाते हैं, गाड़ी वाला लगाया घर से कचरा निकाल, और फिर हम जो गीला वाला बोलते हैं वो बोलते जाते हैं, ए सुनो गीला कचरा सूखा कचरा नहीं मिक्स करना है, नहीं तो कल से नहीं ले जाएंगे, बोलते हैं ना। तो क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई ये चीज़ प्रोटोकॉल है हमारा, ठीक है। फ्रॉम द ट्रैवलर्स ऑफ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कलेक्ट द वेस्ट डम्प्ड आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी। तो ये आपको बताया था मैंने, आप एक लैंड फिल करते हैं भैया, वो ले जाते हैं दूर, आपके हर सिटी के अंत पे कुछ ऐसा बड़े बड़े लैंड्स होते हैं जहाँ पर उन्हें भर दिया जाता है। उसके बाद उसमें छाटा जाता है कि कौन सा बायोडिग्रेडेबल है, कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल है। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसको रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाता है, और जो बायोडिग्रेडेबल है उससे क्या किया जाता है, गड्ढे में भर दिया जाता है ताकि उससे बायोगैस बनाई जा सके, क्लियर है। और अगर कुछ नहीं है तो फिर जो है, अगर ऐसा नहीं हुआ बेटा तो याद रखना कि कचरा कलेक्ट होता जाएगा, कुछ कचरा बायोडिग्रेडेबल है, कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो ऐसी कंडीशन में गंदगी बढ़ती जाएगी। तो इसलिए छांट लेते हैं, आप लोगों ने देखा होगा बिनने वाले वहाँ पे लोग लगे रहते हैं, क्लियर है। कैटेगराइजेशन ऑफ वेस्ट इनटू द बायोडिग्रेडेबल, रिसाइक्लेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन रिसाइक्लेबल, ओनली बिकॉज इट कैन बी डन देयर इज ईजिली, देयर इज नॉट बीइंग डन एट मोस्ट प्लेसेस द लिक्विड। अच्छा, बहुत जगहों पर ऐसा नहीं होता है, बहुत जगहों पर ऐसा नहीं होता। जैसे लिक्विड वेस्ट होता है वो सीवेज ट्रीटमेंट में क्लीन होता है, हमारा लैंडफिल में भर देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान सुनना, हम लोग फिजिकल सेपरेशन करते हैं। व्हाट वी हैव टू डू, हम फिजिकल सेपरेशन करते हैं। वहाँ पे बिनने वाले लोग रहते हैं तो बॉटल इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है, और कैंस अलग कर लेते हैं, ठीक। पर कई बार ऐसा नहीं हो पाता, तो इसलिए क्या होता है, आपके बायोसिस्टम में, फूड चेन में गंदगी होती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में किस तरीके से बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग किया जाता है, क्या मेथड है कि आपकी सिटी उसे किस तरीके से मैनेज करती है, लिखना, बताना, अलग अलग कलर्स, ठीक है। अवेयरनेस, लैंडफिल सेपरेशन, फिजिकल सेपरेशन, क्लियर है। और अगर सॉलिड वेस्ट है तो सीवेज ट्रीटमेंट, क्लियर। सॉलिड मतलब वाटर वाला जो वेस्ट होता है, जैसे पॉटी वॉटी होती है, सब सीवेज ट्रीटमेंट में ठीक होते हैं, क्लियर। नाउ सेकेंड लास्ट एक्टिविटी, फाइंड आउट हाउ द सीवेज इन योर लोकेलिटी इज ट्रीटेड। ये आपको बताना है कि सीवेज कैसे ट्रीट होता है, ठीक है। और आपको बताना है कि अगर सीवेज ट्रीटमेंट नहीं हुआ, मतलब आपको पता है कि जितना भी सीवर लाइन होती है ट्रीट होती है, इसके अंदर जितनी भी पॉटी होती है सब ट्रीट होती, नहीं तो पूरा वाटर बॉडी गंदा हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि फाइंड आउट हाउ द लोकल इंडस्ट्री इन योर लोकेलिटी ट्रीट देयर वेस्ट, आर देयर मैकेनिज्म इन प्लेस टू इंश्योर दैट द सॉइल एंड वाटर आर नॉट पोल्यूटेड दिस वेस्ट। क्या आप इंश्योर कर सकते हैं कि ये वेस्ट जो है वो ठीक है और आप किसी भी तरीके से इसको जो है वो मान सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा है पर मैं आपको सिखाना चाहूँगी, देखो ध्यान से, है ना, ध्यान से सुनना। डिस्कशन, इन आर लोकेलिटी सीवेज इज कलेक्टेड बाय द अंडरग्राउंड पाइपलाइंस। आपके यहाँ सेप्टिक टैंक्स बने होते हैं, उसके अंदर सारी जो सीवेज होता है आपका वो भर जाता है, क्लियर है। उसके बाद उसको हम पाइपलाइन में पूरा बहता रहता है और उसको हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भेजते रहते हैं, क्लियर है। सबसे पहले क्या करते हैं, फिजिकल ट्रीटमेंट होता है जिसमें हम उस सीवर को क्या करते हैं, गंदा पानी भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, आपके पूरा पानी जो मेन पाइपलाइन से आ रहा है उसका भी ट्रीटमेंट ऐसे ही होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, सबसे पहले पॉटी का पानी नहीं पीते, पर मान लो बहुत गंदा पानी है तो उसका भी ट्रीटमेंट ऐसे ही होता है। वैसे सीवेज का पानी वही होता है, ठीक है, जिसमें सब कुछ गंदगी मिली रहती है। तो उसके बाद क्या किया जाता है, फिजिकल ट्रीटमेंट, पहले उसको फिल्टर किया जाता है। फिजिकल मतलब छन्नी रख दिया और उसको छान लिया, क्लियर, समझ में आई बात, कुछ तो गंदगी है होगी। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं, पानी जो है उसको वाटर प्लांट में प्योर करने भेज देते हैं, और जो सॉलिड बचा छन्ने के बाद उसकी दो चीज़ें करती हैं। एक होता है यहाँ पर हम इतना सारा सीवेज को भैया वेस्ट निकला है, पानी निकाल दिया, पानी को वाटर प्लांट में भेज दिया, तुम उधर जाके प्योर करो। अब जैसे मान लो कोई वाटर बॉडी नाली से पानी निकल रहा है तो उसको सीवेज ट्रीटमेंट में भेजेंगे, ठीक है। कोई पाइपलाइन फट गई, सीवेज ट्रीटमेंट में जाओ, सारा पानी पहले सीवेज ट्रीटमेंट में जाओ, क्योंकि अगर तुम कहीं मेन वाटर बॉडी में मिल गए, पॉटी मिल गई, तो भैया का खेल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो सीवर लाइन होती है आपके घर के ज़मीनों के नीचे, ताकि पानी में जो पॉटी मिली रहती, गंदगी मिली रहती है, उसको हटाया जा सके, ठीक है। ऐसा नहीं कि गंदा पानी पीते हैं, हम अच्छा पानी पीते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो बल्क बचा उसको डाइजेस्ट करना है, उसका बल्क कम करना है। तो हम क्या करते हैं, उनको टैंक्स में डाल देते हैं, उसके बाद उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म
ऑर्गेनिज्म डाल देते हैं और उनको डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, दो तरीके से, एक खुले में डाइजेस्ट कर सकते हैं, एक बंद में। अगर आप बंद में डाइजेस्ट कर सकते हैं तो एनारोबिक डाइजेशन, खुले में कर रहे हैं तो एरोबिक डाइजेशन। क्लियर है? ठीक है, आपको इतना ज़्यादा डिटेल लिखना नहीं, बट इट्स ओके। ठीक है, मेनी अनट्रीटेड सीवेज पाइपलाइंस आर डायरेक्टली रिलीज इन द रिवर। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आपका जो गंदा पानी होता है वो सीवर पाइपलाइन में बहता रहता है। अगर उसको ट्रीट नहीं करेंगे, किससे? फिजिकल ट्रीटमेंट से, केमिकल ट्रीटमेंट से, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट से, तीसरा इस केमिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, तो आपका अनट्रीटेड वाटर मेन वाटर बॉडीज में मिल जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि मैम, आपको ऐसा होगा, आपकी एक्टिविटी से सवाल आ सकता है कि बताइए कि आपके सिटी ने सीवेज के ट्रीटमेंट के लिए क्या डिज़ाइन किया है। तो आपको बताओगे पहला कि पहला फिजिकल ट्रीटमेंट, दूसरा बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, तीसरा केमिकल ट्रीटमेंट। फिजिकल ट्रीटमेंट में हम फिल्टर कर देते हैं पानी को, सॉलिड अलग कर देते हैं, पानी अलग। इस सॉलिड को फिर हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए लेके जाते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल में एनारोबिक और एनारोबिक ट्रीटमेंट करते हैं और फिर उस वेस्ट से हम क्या करते हैं? केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं। उसमें बहुत सारे केमिकल जैसे कि क्लोरीन मिलाते हैं और फिर उस वो कैसा हो गया बल्क, अब आपका उसमें कोई इन्फेक्शन कोई केमिकल नहीं बचा है। अब उस केमिकल को हम पानी के में मिला सकते हैं, मतलब कोई जो वेस्ट बचा है उसमें कुछ भी गंदगी नहीं बची। क्लियर? उसको ट्रीट कर लिया। समझ आई बात? तो आपकी सीवेज पाइपलाइन जो होती है उसके वाटर को हमें ट्रीट करना है, अदरवाइज वो गंदा पानी आपकी मेन वाटर बॉडी में मिल जाएगा और आप मर जाएंगे, आपको बीमारियां होने लगेंगी। तो क्या करते हैं? पहले आप फिजिकल ट्रीटमेंट करते हैं, उसको फिल्टर कर लेते हैं। पानी अलग हो गया, पानी जाने दीजिए, उसको प्योरिफिकेशन में, फिल्ट्रेशन प्लांट में भेजिए और जो गंदगी बची उसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ले जाइए, बहुत सारे माइक्रोब्स डालिए और उसको डाइजेस्ट कराइए जो गंदगी है। ठीक है, उसके बाद उसको ले आइए केमिकल ट्रीटमेंट में, फिर क्लोरीन डालिए, बहुत सारे केमिकल ट्रीटमेंट करिए ताकि वो जो वेस्ट बचा है वो बिल्कुल भी इम्प्योर ना रहे, गंदा ना रहे। फिर मेन वाटर बॉडी में मिला दीजिए उस गंदगी, मतलब अब तो गंदगी रही नहीं, जो बचा हुआ बल्कि उसको मेन वाटर बॉडी में हम मिला सकते हैं। अब कोई भी दिक्कत नहीं है, गड्ढा खन के गाड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? नाउ दिस इज द लास्ट एक्टिविटी ऑफ द सेशन। सो ये बात याद रखिएगा बेटा कि ये वाली एक्टिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि आपके शहर ने सीवेज वाटर को ट्रीट करने के लिए क्या प्लान है। प्राइमरी ट्रीटमेंट, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, फिजिकल ट्रीटमेंट, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, केमिकल ट्रीटमेंट। क्लियर? सेकेंड लास्ट एक्टिविटी, इंटरनेट लाइब्रेरी जाइए। ठीक है, और उसके बाद देखिए कौन से हजार्ड मटेरियल होते हैं। ठीक है, वाइल डिस्पोजिंग द इलेक्ट्रॉनिक आइटम, जब हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम क्या होता है उसमें CFC होता है। फाइंड आउट हाउ द प्लास्टिक्स आर रिसाइकल, डज रिसाइकलिंग प्रोसेस हैव एनी इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट। चलिए, तो आपका जो ट्यूबलाइट बल्ब होता है इसमें क्या होता है? CFC। जब हम CFC को फोड़ते हैं तो धुआं आता है, जिससे फ्रियॉन, फ्रियॉन से क्या निकलती? फ्री क्लोरीन एक बार में एक क्लोरीन 10,000 ओजोन मॉलिक्यूल को तोड़ सकती है। क्लियर? ये पूरा वही चीज़ लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया। क्लियर है? समझ में आ गई बात? सेम टू सेम। ठीक है, तो इसलिए जो है सीधी बात ये है कि अपने को ये यूज़ नहीं करना है। ठीक, डन है। एक्टिविटी का दूसरा सवाल क्या था कि आप प्लास्टिक कैसे रिसाइकल होता है ये आपको देखना है। क्लियर? तो ये हुआ आर एनवायरनमेंट की एक्टिविटीज़। 9 एक्टिविटीज़ में ये मानना कम से कम 2 से 3 सवाल आएंगे बेटा, ध्यान से सुन लो। मैंने हर चैप्टर की एक्टिविटीज़ आपको कंप्लीट करा दी है और अब बारी है मेरी संतानों किसकी? पॉकेट रिवीजन की। पॉकेट रिवीजन पूरा अभी तक आपने जितने मेरे डिटेल वीडियो देखे, वन शॉट वीडियो देखे, अब मैं आपका रिवीजन आपके पॉकेट में भराऊंगी और आपको एग्जामिनेशन हॉल में भेजूंगी। सो इंतजार करिएगा इसका। उसके बाद हम लेंगे डाउट सॉल्विंग सेशन जिसमें जिसको जो डाउट है वो पूछ सकता है और फिर तो भैया मैराथन चलने हैं आपके साइंस के एग्जामिनेशन में। ठीक है, आज का थॉट पढ़ लेते हैं। ड्रीम एंड एम बोथ आर सेंसेशनल वर्ड्स। ठीक है, मेक योर ड्रीम एंड एम बट डोंट मेक योर एम एज अ ड्रीम। समझ में आई बात? अपने जो लक्ष्य हैं उनको सपना मत बनाओ, लक्ष्य के लिए सपने देखो। तो डोंट एम योर, क्या लिखा है? डोंट एम एज ड्रीम। ठीक है, अपना लक्ष्य सपना नहीं है, आपका सपना होना चाहिए कि मैं इस लक्ष्य को पूरा करूंगा। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा जो है आज गहरा दे दिया है मैंने, ध्यान सुनना। तो एक्टिविटीज़ पढ़ना क्यों ज़रूरी है मैम? आप लोग एक्टिविटीज़ को बकवास समझते हो, पर बेटा मेरी बात ध्यान से समझना। मैं आप लोगों को पहले भी एग्जामिनेशन में बोल के हार गई और जब तुम्हारे पेपर में वो एक्टिविटी मिल गई फिर बोल रहे थे शिप्रा मैम, बहुत सारे बच्चे शिप्रा मैम मूड फोड़ रहे थे, मैम पढ़ लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। एक्टिविटीज़ मैंने इसीलिए सारी करा दी क्योंकि इससे सवाल आएगा, कोई नहीं रोक सकता। मिलती हूँ पॉकेट रिवीजन सीरीज़ में, डाउट सॉल्विंग सीरीज़ में। तब तक थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखो, बाय बाय।